नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इतिहास गवाह है कि जब कानून सजा से पहले दहशत का जरिया बन जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। आज सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे नाम सिर्फ कैदी नंबर नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के आईने हैं जहां संभावित खतरे के नाम पर किसी की जिंदगी के सैकड़ों दिन अंधेरी कोठरियों में दफन कर दिए जाते हैं। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है कि क्या अब संविधान की ओर से अभिव्यक्ति की आजादी का रास्ता सीधा तिहाड़ की ओर जाता है? यह अपने आप में बेहद अहम सवाल है। सोनम वांगचुक, सोचिए, कोई बंदूक लेकर सड़क पर नहीं उतरे थे। उन्होंने कोई हिंसा की बात नहीं की थी। उन्होंने किसी देश को तोड़ने की बात नहीं की थी। उन्होंने बस इतना कहा था कि लद्दाख को उसका वादा किया हुआ हक चाहिए, राज्य का दर्जा चाहिए, छठी अनुसूची का संरक्षण चाहिए। और ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने अपनी चुनावी वादों के अंदर कही थी। और अपनी इन्हीं बातों को लेकर जब वो सड़कों पर उतरे, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? उन्हें जेल भेज दिया गया, एनएसए लगा दिया गया। 26 सितंबर को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। लोग तख्तियां लेकर खड़े थे, नारे थे, लेकिन गोलियां नहीं थी। गोलियां बाद में चली। 4 लोग मारे गए, 90 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन जेल किसे भेजा गया? जिसने गोली नहीं चलाई, जिसने हिंसा नहीं की, सोनम वांगचुक। सोचिए, 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। 100 दिन बिना ट्रायल के वो जेल में बिता रहे हैं। बिना दोष साबित हुए सिर्फ संभावित खतरे के नाम पर उन्हें जेल में रखा गया है। और यही सबसे खतरनाक शब्द है, संभावित, क्योंकि इसमें सब कुछ फिट हो जाता है। जब कानून सजा से पहले डर पैदा करने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र को बीमार किया जा रहा है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से संबंधित एक याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सोनम वांगचुक 100 दिनों से भी ज्यादा जोधपुर जेल में बंद है। उन पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वांगचुक को पिछले साल सितंबर में लेह में हिरासत में ले लिया गया था। याचिका में कहा गया है कि 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की कार्रवाई न सिर्फ कानून के खिलाफ थी, बल्कि उनकी बुनियादी संवैधानिक स्वतंत्रताओं पर सीधा आघात है। और इससे पहले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी, क्योंकि केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गीतांजलि अंगमो की ओर से दाखिल जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। सोनम वांगचुक की पत्नी कहती हैं, सरकार के लिए ये बस एक फाइल होगी, एक तारीख होगी, एक केस नंबर होगा, लेकिन हमारे लिए ये हर दिन टूटने जैसा है। सरकार को फैसला लेने में 100 दिन लग गए हैं, बल्कि या कहें कि उससे ज्यादा। लेकिन एक इंसान की जिंदगी के 100 दिन कौन लौटाएगा? सत्ता के लिए जेल एक व्यवस्था है, लेकिन इंसान के लिए जेल एक सजा है, वो भी बिना दोष के। और ये कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में उमर खालिद बैठे हैं, 5 साल से ज्यादा बिना ट्रायल के, बिना सजा के, बिना फैसले के। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उसी केस में 5 लोगों को जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं मिली। सवाल उठता है कि अगर केस एक ही है तो इंसाफ अलग अलग क्यों? अगर सबूत मजबूत है तो ट्रायल क्यों नहीं? और अगर सबूत कमजोर है तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जेल क्यों? अदालत कहती है ये मामले क्वालिटेटिव फॉर्म से अलग हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि अलग कैसे हैं, सबूत कहां है। 5 साल में अगर एक ठोस सबूत नहीं मिला तो ये न्याय नहीं, ये सजा के बराबर है। और सजा भी ऐसी जो अदालत से पहले दी जा रही है, अदालत के फैसले से पहले दी जा रही है। और यही वजह है कि मानवाधिकार संगठन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वकील सवाल उठा रहे हैं, परिवार लगातार टूट रहे हैं। और आज इस देश में एक खतरनाक परंपरा बन रही है, लंबी हिरासत को नॉर्मलाइज कर देना, विरोध को अपराध बना देना, असहमति को देशद्रोह कह देना। सरकार कहती है प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जब प्रक्रिया ही सजा बन जाए तो उसे न्याय नहीं कहते, उसे दमन कहते हैं। जब किसी को 5 साल जेल में रखकर कहा जाए कि अभी सुनवाई शुरू होगी, तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। आज सोनम वांगचुक की सुनवाई है। सरकार कह रही है उन्हें वर्चुअल सुनवाई की इजाजत देना गलत परंपरा बना देगा, लेकिन असली गलत परंपरा तो तब बनेगी जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर एनएसए लगाया गया। गलत परंपरा तब बनी जब सवाल पूछने वाले को जेल में डाल दिया गया। गलत परंपरा
हालात तब बनी जब अदालतों में तारीख पर तारीख दी गई और जिंदगियां जेल में सड़ती रही। लद्दाख पूछ रहा है हमारा कसूर क्या है, दिल्ली पूछ रही है हमारा अपराध क्या है। अगर संविधान के अंदर रहकर भी मांग करना अपराध है तो फिर लोकतंत्र किस काम का? अगर हर सवाल का जवाब जेल है तो फिर चुनाव किस लिए? ये देश सिर्फ ताली बजाने वालों के लिए नहीं बना, ये देश सवाल पूछने वालों के लिए भी बना था। इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता ने सवालों को कुचलने की कोशिश की है, सवाल और बड़े बनकर लौटे हैं। और आज सोनम वांगचुक जेल में है, कल कोई और होगा। आज अदालत के सामने सिर्फ एक आदमी नहीं खड़ा, आज अदालत के सामने सवाल भी खड़ा है, क्या भारत में अब भी लोकतंत्र जिंदा है या फिर उसे कुचलने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था और 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उमर शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल ही नहीं कर सकते हैं और उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ के अंदर हैं। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत जमानत देने से इनकार किया गया था। उमर जमानत के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगा चुके हैं। दिल्ली में फरवरी 2020 में हिंसा भड़की थी, इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी, 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें अगर मैं आपको बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजवारिया ने यह फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन और सबूतों दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की केंद्रीय भूमिका रही है, यानी मुख्य भूमिका रही है। इन दोनों की हिरासत जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन ये ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और ना ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलील दी गई। ये कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। और इस मामले के बाद जब उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर और उसके अन्य साथियों को लेकर जब ये फैसला आया तो कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आई। जरा एक बार वो भी सुनिए। करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में यकीनन आज 5 लोगों को बेल दिया है 12 कंडीशंस लगा के, और उसी केस में जो 2 लोग थे शर्जिल इमाम और उमर खालिद, उनको बेल देने से इनकार किया है और ये कहा है कि 1 साल में अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बेल के लिए अर्जी कर सकते हो वापस। लेकिन मैं लॉयर भी हूँ, मुझे पता है कि अगर कुछ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस आया तो दे कैन अप्लाई, है तो ट्रायल का वेट करना पड़ेगा। अब 6 साल से ये लोग विदाउट ट्रायल जेलों के अंदर बंद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बार बार ये कहा है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, यानी एक इंसान को आप कंटिन्यूस विदाउट ट्रायल जेल में नहीं रख सकते। बेल इज और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है ये। और इतना ही नहीं, यूएपीए के तहत भी जो एक्यूज अरेस्ट हुए थे, अभी लेटेस्ट 2024 के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है। अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी अभी रिसेंटली। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी ट्रायल चालू हो या बेल मिल जाए ताकि कानून बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट ने ही आप देखिए कि रेपिस्ट जिसने इतने सारे लोगों के बलात्कार किए, राम रहीम, 15वीं मरतबा कन्विक्ट होने के बाद बेल पे, वो जेल में रहा ही नहीं, बाहर ही रहा इतने वक्त तक। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर संज्ञान लेना चाहिए सारी चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी की भी बात की। तो इंसान की लिबर्टी कैसा हो गया? अब 6 साल से अगर एक इंसान को जेल में बंद कर दोगे विदाउट ट्रायल, देखिए अगर गिल्टी है आप उसको ट्रायल करिए, एविडेंस रिकॉर्ड करिए, जो फैसला दे कोर्ट सबको मंजूर होगा। लेकिन विदाउट ट्रायल आप एक इंसान को जेल में इतना टाइम 6 साल रखना, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट है, हम तो सब मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इनको भी बेल हो जाए, ज़्यादा अच्छा होता है। कल जो है खालिद और उनकी जो है जमानत याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। उसके बाद जो है जेएनयू के अंदर कुछ संगठन के युवा थे, उन लोगों ने नारेबाजी की। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। खुद ही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि मौलिक अधिकार है जमानत का, जमानत अपवाद है,
बार बार कहते हैं ना कि जमानत ना मिलना अपवाद है, तो आप खुद ही तो कहते हो, खुद ही आपने लगा दिया, अब क्या बोलें इसके ऊपर हम। नहीं, नारे जो लगे हैं वो लगे हैं। नारे तो ये अपना आप लगवाते ही नहीं, 24 हर बार यही रह गया इनको, अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया है? और अपना आप नारे लगा करके, नारे लगाने से कुछ हो रहा है? वो सामने बात आई है। कुछ नहीं, नारे कुछ नहीं है, ये सब हल्की बातें हैं। इन्हें 24 प्रधानमंत्री को गाली दे दी, उसको नारा लगा दिया, गृह मंत्री को ये कर दिया। भाई क्या है, कहाँ लेके खड़े हो गए तुम देश को? बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं, वहां नहीं देखोगे आप? उसमें साफ कहा जा रहा है कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में। अरे वहां जाके देख लो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है। गरीब, अगर बेचारा, मुझे नहीं पता वो, लेकिन जो हालात बांग्लादेश के हैं, उन हालात के ऊपर भारत सरकार का चिंता न व्यक्त कर पाना, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के अंदर नहीं हो सकता। इतना कमजोर नेतृत्व देश ने कभी नहीं देखा होगा। जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया, और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। यह दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है, जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नक्सलियों को शहीद बताते हैं, ये सीआरपीएफ के जवान के मारे जाने पर मिठाइयां बांटते हैं। ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या उनका इकोसिस्टम हो जेएनयू में, ये हर बार टुकड़े टुकड़े और भारत के देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं। बहरहाल सोनम वांगचुक, शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामलों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, जहां एक तरफ हम राम रहीम और आसाराम बापू जैसे लोगों को जब जेल के बाहर देखते हैं, और उसके बाद ये लोग जेल के अंदर हैं जो लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, इन तमाम चीज़ों को आप लोग किस तरीके से नापते तौलते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूँ शालिनी।